हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक फेमस रोमांटिक पोइम लव्स फिलोसफी को स्टडी करेंगे। लव्स फिलोसफी एक फेमस पोइम है जो ब्रिटिश रोमांटिक पोइट पर्सी वाइसी शैली के द्वारा रिटन की गई है। ये पोइम 1819 को पब्लिश हुई थी। 1819 को ये पोइम आपकी पब्लिश हुई थी। इस पोइम की खासियत ये है कि ये जो पोइम है एक सिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें एक लवर अपनी बिलव्ड को, इसमें ये नहीं बताया कि मेल लवर की बात की है या फीमेल लवर की बात की है, लेकिन एक लवर होता है जो अलग तरीके से नेचर इमेजरी को यूज़ करते हुए यहाँ पर अपनी जो बिलव्ड है उससे मिंगलिंग कहा जाता है, उससे अपना मिलाप करना चाहता है। तो इस जो पोइम है इसमें एक लव, ऐसे लव को बता है जिसमें नेचुरल और स्पिरिचुअल दोनों रियलिटीज़ का मिक्सिंग हो, मिंगलिंग हो। इसमें एक डिवाइन लव लॉ की बात करिए और जिस तरह से हर यूनिवर्सल हर चीज़ एक दूसरे के साथ में मिल जाती है, उसी तरह उन दोनों जो लवर्स हैं उन दोनों को भी एक दूसरे के साथ में मिल लेना चाहिए। तो इसकी जो इस पोइम का मेन जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि इसमें जो लव की फिलोसफी ये बताए कि नथिंग इन द वर्ल्ड इज़ सिंगल, कि इस संसार में कोई भी चीज़ सिंगल नहीं है, कोई भी चीज़ किसी न किसी से कहीं ना कहीं तो मिलती रहती है। यहाँ तक कि जो हमारी खुद की ह्यूमन बॉडी भी है वो भी किसी एक चीज़ का पार्ट नहीं है, उसमें भी कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तब जाके हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो फॉर्म हुई है। तो आप कोई भी देख लो, जैसे अगर हमारे एनवायरनमेंट की मेकिंग की बात होती है तो उसमें भी अलग अलग चीज़ें मिली हुई होती हैं। और कुछ लोग तो हमारे एंशियंट जो इंडियन कल्चर में तो ये भी बोलते हैं कि जो पूरा हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी। तो इन द सेम में जो हर चीज़ हमारे यहाँ मिली हुई है, हर चीज़ का मिंगलिंग पॉइंट है, तो फिर हम क्यों नहीं मिल सकते। बेसिकली ये पोइम जो ब्रिटिश राइटर के द्वारा लिखी है, इसलिए बस मैंने यहाँ इंडियन कल्चर का तो प्रोस्पेक्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है। लेकिन जब ब्रिटिश राइटर ने अपनी पोइम लिखी है तो वो इसमें एक स्पिरिचुअल, फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों तरह की मिंगलिंग पर फोकस करते हैं कि जिस तरह से वर्ल्ड में कोई भी चीज़ सिंगल नहीं है, तो फिर तुम्हें मेरे साथ मिलने में या मतलब हम दोनों का एक साथ रहने में क्या तुम्हें एक प्रॉब्लम है। तो इस तरह इसमें बताया कि जैसे टुगेदरनेस इज ए काइंड ऑफ गॉडलीनेस, मतलब हर चीज़ का मिलना ही ईश्वर का एक संकेत होता है। ये डिवाइन लॉ है जिसमें हर चीज़ एक तरह से मिली हुई होती है और वो किसी न किसी से कनेक्टेड होती है। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पर सिंगल नहीं होती। तो इसमें एक रोमांटिक लवर होता है जो एक अच्छे से अपने जो बिलव्ड होता है उसको आर्ग्यूमेंट करता है दैट कि हमारा लव तभी बेटर होगा जब हम यूनियन होगा, हम दोनों का यूनियन होगा। तो इसके लिए वो अलग अलग तरह से पोइट ने नेचुरल इमेजरी और कुछ रिदम भी इसमें स्ट्रॉन्ग यूज़ किए हैं। स्पेशली इसकी जो नेचुरल जो इमेजरी है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसमें किस तरह से जो नेचर में हर चीज़ कैसे मिंगलिंग हो रही है, मिल रही है, उसको बताते हुए पोइट अपनी जो आर्ग्यूमेंट है, अपना जो तर्क है, उसको सही ठहराने की कोशिश करता है। ये जो पिक्चर मैंने स्क्रीन पे आपके लिए दिखाई है जिसमें दो लव पर्सन है जो लवर्स हैं, तो सिर्फ आपको इस पोइम से कनेक्ट करने के लिए मैंने ये पिक्चर दी है यहाँ पर, ताकि आप उस पोइम से डायरेक्टली कनेक्ट होके और उस पोइम का जो रियल में जो पोइट हमें मीनिंग देना चाहते हैं वो समझो, ताकि तुम्हें एक प्रॉपर आंसर राइटिंग में हेल्प मिल सकती है। अब हम पोइम लव्स फिलोसफी को स्टार्ट करते हैं। लव्स फिलोसफी पर्सी वाइसी शैली के द्वारा लिखी है, 1819 में लिखी है। ठीक है, इसमें एक यूनियन ऑफ लव को बताया है। बार बार मैं बोलूँ कि इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ सिंगल नहीं है, इस चीज़ के बारे में ही पोइट बार बार बात कर रहा है। द फाउंटेन्स मिंगल्स विद द रिवर एंड द रिवर्स विद द ओशन। द फाउंटेन्स, फाउंटेन का मतलब वैसे तो हमारे यहाँ जैसे हमारे कॉलेज के कैंपस में बीच में फाउंटेन लगा हुआ है,
एक तरह से फव्वारा, लेकिन यहाँ पर फाउंटेन्स का मतलब फव्वारा ना होकर झरनों से है, वाटरफॉल से है, जो गिर कर के मिंगल विद द रिवर, जो भी गिर कर रिवर के साथ में मिल जाते हैं। एंड द रिवर्स विद द ओशन, और जो रिवर्स होती हैं वो भी किसकी तरफ मिल जाती हैं, ओशन के साथ में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है वो बोल रहा है कि हर चीज़ चाहे रिवर्स हो, जैसे ये फाउंटेन है, ये है हमारा प्लेटू पे से अगर फाउंटेन गिर रहा है इस तरह से, ठीक है, तो ये भी फाउंटेन भी धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है, रिवर्स में कन्वर्ट हो, और रिवर हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, ओशन में। तो ओशन, रिवर और फाउंटेन मतलब वाटरफॉल, तो ये सब चीज़ें भी एक दूसरे के साथ में मिल रही हैं। तो पोइट बोल रहा है जिस तरह से नेचर में हर चीज़ एक दूसरे के साथ में मिल रही है, एंड जिस तरह, ये तो फर्स्ट हो गया, जैसे वाटर का मीनिंग बताई जाती है यहाँ, उन द सेम वे द विंड्स ऑफ हेवन मिक्स फॉर एवर विद ए स्वीट इमोशंस, और जो स्वर्ग की जो हवा है वो भी हमेशा किसके साथ में मिल जाती है, एक शानदार फीलिंग के साथ में मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी हवा है, हवा में जो भाव होता है, जैसे स्वर्ग की हवा का मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई इमोशंस होता है, और हम किसी दूसरे पर्सन से भी तो इमोशन के थ्रू ही कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स एक इमोशन के द्वारा ही दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो फिर हम दोनों क्यों नहीं मिल सकते। अभी यहाँ पर सिर्फ पोइट ने अभी तक हम दोनों के मिलने की बात नहीं, बट यहाँ पर वो नेचर के साथ में जो मिंगलिंग पॉइंट है, जहाँ जहाँ नेचर मिल रही उनको बताता है। नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए। इस लाइन को तुम अच्छे से स्टडी करो कि नथिंग इन द वर्ल्ड, कि इस संसार में कोई भी चीज़ सिंगल नहीं है। इन दोनों जगह पर यहाँ पर पोइट ने सेमी कोलन यूज किया है, ठीक है, पंक्चुएशन में मैंने बताया था ये है सेमी कोलन। सेमी कोलन का मतलब होता है जहाँ पर भी कॉमा आता है उससे थोड़े से ज़्यादा और रुकने को हमारा सेमी कोलन बताता है। कोलन सेमी कोलन से ज़्यादा ठहराव को बताता है। तो यहाँ पर जो ये लाइन नथिंग इन द वर्ल्ड इज सिंगल, कि इस संसार में कोई भी चीज़ सिंगल नहीं है, यही पोइट की लव की फिलोसफी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब मैं यहाँ पर मैंने इसको रीड आउट कर लिया है, तो इसका मतलब ये कि एक्चुअली जो तुम्हारे दिमाग में ये भी आया हो कि फिलोसफी होता क्या है। फिलोसफी सिर्फ वे ऑफ थिंकिंग होता है, हम किस तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है वो लव की फिलोसफी को बता रहा है कि प्यार को किस तरह से सोचना समझना चाहिए। तो फिलोसफी क्या है, एक वे ऑफ थिंकिंग होती है। क्या है, वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। ऑल थिंग्स बाय ए लॉ डिवाइन इन वन स्पिरिट मीट एंड मिंगल। अब पोइट बोल रहा है कि जो पूरी चीज़ें, देखो फिजिकल लॉ के आधार पर तो, नेचुरल लॉ के आधार पर तो ये रिवर्स मिल रही है, ओशन में मिल रही है, और वाटरफॉल मिल रहा है, बट डिवाइन लॉ मतलब दैवीय शक्ति भी चाहती है कि सभी चीज़ें एक स्पिरिट मन में, एक आत्मा में मिले, और वो सभी चीज़ें मिल जाएं एक साथ में। फिर मैं और तुम क्यों नहीं मिल सकते। एक्चुअली डिवाइन लव का मतलब ये होता है कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं वो सभी एक दूसरे के साथ में मिंगलिंग होती हैं एंड कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर बोले जिस तरह से सारी चीज़ मिलकर एक स्पिरिट बन जाती है, एक आत्मा बन जाती है, इन द सेम वे वाई नॉट आई विथ थाइन, तो मैं तुम्हारे साथ में क्यों नहीं मिल सकता, कि मैं तुम्हारे साथ, हम दोनों का मिंगलिंग क्यों नहीं हो सकता। तो इस बात को, इस आर्ग्यूमेंट को सही साबित करने के लिए पोइट ने इन स्टेंजा में नेचुरल जो इमेजरी होती है, नेचुरल जो सीनरी होती है, उनका यूज करके अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश की है। तो ये तुम्हारी फर्स्ट स्टेंजा था, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेंजा की ओर चलते हैं। सी द माउंटेन्स किस हाई हेवन एंड द वेव्स क्लैप्स वन अनदर। सी द माउंटेन्स किस हाई हेवन, और तुम देखो जो जितने भी पर्वत हैं वो ऐसा लगता है कि आकाश को चूम रहे हो, मतलब उनकी हाइट काफ़ी दिखाई है, और वो अगर हम नीचे से देखते हैं तो उनकी हाइट से ऐसे लगता है कि वो भी आकाश को चूम रहे हो। एंड द वेव्स क्लैप्स वन अनदर, और जो लहरें हैं वो भी ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को गले क्लैप्स मतलब गले लगा रही हो। तो यहाँ पर जो क्लैप्स वर्ड है, जिस तरह से लहरें ऐसे ऐसे उठती हैं, तो यहाँ पर पोइट बोला कि ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे को गले
लगा रही हो। नो सिस्टर फ्लावर वुड बी फॉरगिवन इफ इट डिस्टेन इट्स ब्रदर। नो सिस्टर फ्लावर, यदि कोई जैसे सिस्टर फ्लावर है मतलब कि लड़की फ्लावर है, वुड बी फॉरगिवन, उसको इसको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। इफ़ इट डिस्टेन इट्स ब्रदर, यदि वह अपने उसका अपने प्रेमी, जो यहाँ पर एग्जैक्ट ब्रदर सिस्टर नहीं बल्कि यहाँ पर मेल और फीमेल को डिनोट किया है पोइट ने, कि यदि कोई लड़की है किसी लड़के के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती तो उसको कभी माफ़ नहीं किया। डिस्टेन मतलब उसको आसानी से माफ़ नहीं किया जा सकता। डिस्टेन मतलब ये बहुत ही बेकार घृणास्पद बात है कि उसने उसके बात को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। एंड द सनलाइट क्लैप्स द अर्थ, और जब सूर्य की किरणें सुबह आती तो आपने देखा होगा कि वो धरती पर आती हैं, तो धरती पर आके ऐसा लग रहा है कि वो हमारी जो अर्थ है उसको क्या कर रही हो, क्लैप्स कर रही हो, एक तरह से उसको गले लगा रही हो। यहाँ पर जो पोइट है एंड द मून बीम किस द सी, और जो चंद्रमा की जो बीम्स है, तो बीम का मतलब होता है मतलब रेज जितने भी होती हैं उनका एक तरह से पुंज होना, उनका हित होना, ढेर होना, कि वो भी सी को किस करती हुई दिखाई देती है रात के समय में। दिन के समय में तो सन ऐसा लगता है कि अर्थ जो सन की किरणें होती हैं वो अर्थ से गले लग रही है, जबकि रात में ऐसा लगता है कि चंद्रमा की चांदनी से अर्थ जो सी है वो गले उसको किस कर रहा हो, उसकी जो चंद्रमा की चांदनी समुद्र को किस कर रही हो। तो यहाँ पर जो पोइट कोलोन यूज करके उस एटमॉस्फेयर को या सिचुएशन को हो सकता है वो इमेज कर रहा, उसके बारे में सोच रहा हो। वॉट इज़ ऑल दिस स्वीट वर्क वर्थ इफ़ ताउ किस नॉट मी, वॉट इज़ ऑल दिस स्वीट वर्क वर्थ, इन सभी अच्छी चीज़ों को क्या कीमत, वर्थ मतलब इनकी क्या कीमत है। इफ़ थाउ किस नॉट मी, यदि तुम मुझे किस ही नहीं करोगी। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं तुम्हारे लिए उन चीज़ों को कोई यूज़फुल नहीं है यदि तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो मेरे साथ मिंगलिंग होना ही नहीं चाहती। तो इस पोइम में पोइट बार बार एक सेडक्टिव आर्ग्यूमेंट करता रहता है, और उस आर्ग्यूमेंट को या अपने प्रपोजल को मतलब राइट ठहराने के लिए वो नेचर का एक तरह से एग्जाम्पल देता है, और ये एग्जाम्पल इतना ब्यूटीफुल देता है कि ये पोइम हमें बहुत अच्छी लगती है। इस पोइम की जो लाइंस यूज़ हुई हैं, लैंग्वेज यूज़ हुई है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, कोई अदर या इसका कोई हिडन मीनिंग भी नहीं। ये सिंपल वे में अपनी सिंपल लव की फिलोसफी को डिफाइन करती है। थैंक यू वेरी मच।